वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की टॉपिक है फ्रिक्शन। जैसा कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ये कोई ब्लॉक है और ये सरफेस पे रखा हुआ है। तो जब भी हम किसी ब्लॉक को मूव कराते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ब्लॉक मूव करने की कोशिश करता है या फिर मूव करने लगता है। तो इस ब्लॉक की मोशन को या उसकी जो टेंडेंसी है मोशन करने की, उसको इस सरफेस के द्वारा अपोज किया जाएगा। तो ये जो अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो और उन सरफेसेस के बीच टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो या फिर एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तो एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा जो उसके मोशन को अपोज करेगा। और यही जो कांटेक्ट फोर्स है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि फ्रिक्शन किसकी वजह से हो रहा है? दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आ रहे हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस आपका स्मूथ हो तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर सरफेस रफ हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो, बट ऐसा होता नहीं है। देयर इज नो सरफेसेस दैट इज परफेक्टली स्मूथ इन नेचर। अगर कोई सरफेस बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड हो तो भी उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ रहती हैं। कोई भी सरफेस कंप्लीटली इरेगुलरिटीज से फ्री नहीं हो सकता है। जैसा कि सपोज कोई बॉडी है, अगर स्मूथ है तो इस तरह की इरेगुलरिटीज़ बॉडी में पाई जाती हैं। अगर इस बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी रख दें तो ये इरेगुलरिटीज़ क्या होते हैं? इंटरलॉक हो जाते हैं। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है, माइन्यूट इरेगुलरिटीज़, सपोज इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शंस। ये इरेगुलरिटीज़ एक सरफेस का दूसरे सरफेस के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। और ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन करने की टेंडेंसी में आए, सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 1 अगर मोशन की टेंडेंसी में आएगा तो ऑब्जेक्ट 2 उसकी मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। और यही फिनोमिनन आपका फ्रिक्शन कहलाता है। तो फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द phenomenon in which the motion between two contacting bodies is opposed due to irregularities on the contacting surfaces is known as friction.
तो ये फ्रिक्शन आपका कब आएगा, जब या तो रिलेटिव मोशन हो या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, तो ही फ्रिक्शन जो है आपका पिक्चर में आएगा। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये रेजिस्टिव इन नेचर है, तो ये क्या कर सकता है, अनडिजायरेबल होगा हमारे लिए, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां ये हमारे लिए डिजायरेबल भी है। फ्रिक्शन की टेंडेंसी है अपोज करना, बट हमारे लिए ये जो टेंडेंसी है फेवरेबल भी है और अनफेवरेबल भी है। तो हम देखते हैं कि फेवरेबल सिचुएशंस क्या हैं या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शंस कहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो एडवांटेजेस या फेवरेबल, फेवरेबल कब है हमारे लिए फ्रिक्शन। मान लीजिए कि हम आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी ड्राइव करने के समय टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन होता है। अगर ये फ्रिक्शन हमारे नहीं प्रेजेंट हो, वहाँ एकदम बिल्कुल स्मूथ हो, आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका गाड़ी क्या होगा, ड्राइव नहीं कर पाएंगे, इवन आप गाड़ी को टर्न भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से सपोज आप देखते होंगे कि पैराशूट्स लेके आप जंप करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, एयर ड्रैग काम करता है। एयर ड्रैग क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है एक्सर्टेड बाय एयर। ठीक है, तो उस एयर ड्रैग के कारण ही आपका पैराशूट्स वर्क करता है। आप हैमरिंग करते हैं, नेल को, कील को दीवार में हैमरिंग करते हैं, तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ही है जिसकी वजह से कील जो है आपका इजीली पुल आउट नहीं होता है। इवन सपोज आई एम राइटिंग हियर, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो आप कलम से जो राइट करते हैं पेपर पे, वो भी फ्रिक्शन के कारण ही होता है। किसी चीज़ को आप होल्ड करते हैं तो आपके हाथों में रुकती रहती है, वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स भी है वहाँ पे प्रेजेंट। तो ये सब ऐसे सिचुएशंस हैं या ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ फ्रिक्शन हमारे लिए फेवरेबल है। सो क्या क्या हो सकता है, विदाउट फ्रिक्शन between tire and road we cannot drive the car और टर्न इट, हम इसे टर्न भी नहीं कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, एयर ड्रैग makes parachute work we cannot walk without friction। writing with pen on paper is just because of friction। ओके, उसी तरह होल्डिंग अ पेन, ये सब क्या है, वैसे
सिचुएशंस है जहाँ हमारा फ्रिक्शन फेवरेबल है, बट एज फ्रिक्शन इज रेजिस्टिव इन नेचर सो इट मे हैव अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। तो उसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? अनडिजायरेबल, जैसा कि हम बात करें एयर ड्रैग की, तो एयर ड्रैग की वजह से पैराशूट आपका वर्क कर रहा है, बट अगर ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव व्हीकल जो है मूव कर रहा है तो उस पर एयर ड्रैग भी लग रहा है। उस एयर ड्रैग के कारण हमारा फ्यूल इकोनॉमी क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो एयर ड्रैग डिक्रीजेस ऑटोमोटिव फ्यूल इकोनॉमी, ऑटोमोटिव फ्यूल इकोनॉमी। उसी तरीके से फ्रिक्शन के कारण जब दो सरफेसेस स्लाइड कर रहा हो तो उसमें फ्रिक्शन लगता है। उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? सरफेसेस में वियर और टियर होता है। सो वियर एंड टियर इन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन एलिमेंट्स। ये क्या होता है? जब मशीन आपका मूव कर रहा हो तो वियर टियर होगा, हीट जनरेट करेगा, हमारा पावर लॉस करता है और इसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी मशीन का डिक्रीज करता है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मशीन डिक्रीजेस। तो ये सब क्या है? अनडिजायरेबल है हमारे लिए। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो जैसा कि हमने देखा कि ये अपोजिंग होता है, ठीक है, और ये क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। तो जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करे या टेंड्स टू स्लाइड कंडीशन में हो तो मोशन के रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, बट इसका डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करें तो क्या है? व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड over another, resistance to motion is offered in that tangential direction. In the tangential direction, this tangential or you can say which always opposes opposite in direction to the impending motion. So when one body slides or tends to slide over the another, resistance to motion is offered in tangential direction, which always opposite in direction to the impending motion. सपोज ये आपका एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा है हमने, इस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा।
तो ब्लॉक का जो सरफेस है और ये हमारे पास सरफेस, ये दोनों क्या है, आपस में कांटेक्ट में है, और हमने इस पे एक फोर्स लगाया, पुल कर रहा हूँ इस ब्लॉक को, तो ब्लॉक या तो मूव करेगा या फिर टेंड्स टू मूव, या तो ये मोशन करेगा या मोशन की टेंडेंसी इसमें आएगी। तो कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन को अपोज करेगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा और इम्पेंडिंग मोशन के अपोजिट लगेगा। तो सपोज मोशन इस डायरेक्शन में होने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और टेंजेंशियल मीन्स अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो फ्रिक्शन दो तरीके से हो रहा है, एक तो जब ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है या फिर रिलेटिवली मोशन में है, या फिर आपको रेस्ट में है, मीन्स नो रिलेटिव मोशन। इन दोनों कंडीशन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्लासिफाई फ्रिक्शन in two categories. One is static and another is dynamic. इसी को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब नो रिलेटिव मोशन, डेट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो। और ये कब लगेगा? जब रिलेटिव मोशन हो। इस चीज़ को हम अपने घरों में भी फील कर सकते हैं। सपोज आपके घर में कोई बॉक्स होगा, उस बॉक्स को आप क्या करते हैं, धक्का देते हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्दर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स को बढ़ाएं, फिर भी बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। तो जब आप फोर्स लगा रहे हैं, बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तो आपका फोर्स कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, फिर भी आपका फोर्स गया कहाँ? तो आपने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को एक दूसरे फोर्स के द्वारा बैलेंस कर दिया जा रहा है, जो आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आप जिधर ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और वही फोर्स क्या है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। फिर आप फिर से फोर्स बढ़ाएं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक कंडीशन ऐसा आ रहा है कि आपका ब्लॉक या ऑब्जेक्ट जो है या बॉक्स जो है वो मूव करना चालू कर दे रहा है। तो जब तक ब्लॉक या आपका बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जैसे ही आपका ब्लॉक जो है मूव करना चालू कर दे रहा है, तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है वो क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन है। देखिए अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, या एक बॉक्स या ब्लॉक रखा हुआ है किसी सरफेस पे, ठीक है। जब ये ब्लॉक रेस्ट में है और इस पर कोई भी आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड, मीन्स बॉक्स इज एट रेस्ट, तो इसमें ना तो मोशन हो रहा है और ना ही मोशन की टेंडेंसी आ रही है। तो वैसे कंडीशन में इस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स अभी हमने बताया, फ्रिक्शनल फोर्स तब भी आएगा जब उसमें मोशन हो या मोशन की टेंडेंसी हो। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, ब्लॉक जो है ना तो मोशन हो रहा है क्योंकि हम फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो मोशन ही नहीं हो रहा है और उसमें मोशन की टेंडेंसी भी नहीं आ रही है। तो वैसे कंडीशन में इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, पी फोर्स लगा दिया, अप्लाई कर दिया, अब ब्लॉक क्या करेगा, मान लेते हैं ये पी फोर्स क्या है, वीक है, वीक अप्लाइड फोर्स है।
तो क्या होगा, बॉक्स मूव नहीं करेगा, बट इसमें मूव करने की टेंडेंसी आएगी, ये कोशिश करेगा मूव करें। क्यों? क्योंकि हम फोर्स लगाए हैं, ये फोर्स कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। तो वैसे कंडीशन में ब्लॉक आपका मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में ही है, बट इस पर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। अगर हम इस फोर्स P का अमाउंट और बढ़ा दें, सपोज इसको P1 मान लिया हमने, और एक फोर्स लगाया P2, वेयर P2 इज ग्रेटर देन P1। अब ये फोर्स थोड़ा सा P1 से बड़ा हुआ, और हमारा क्या हुआ कि ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो गया, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स हो गया, और ब्लॉक जो है जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन में आ गया। मतलब अब इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक हमारा मूव करने लगेगा। अभी भी ब्लॉक हमारा रेस्ट में ही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स लगाया ब्लॉक हमारा मूव करेगा। मतलब ये अपने ब्लॉक जो है क्रिटिकल कंडीशन में आ गया है, इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल। इसके बाद आपका ब्लॉक का क्या हो रहा है, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा फोर्स लगाएंगे तो। ऐसे कंडीशन में ये जो फोर्स P2 है वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर हम P3 लगा दिए, सपोज इस पे हमने P3 लगा दिया, वेयर P3 इज ग्रेटर देन P2, तो ये क्या हो गया, ब्लॉक मोशन में आ गया। तो यहाँ भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और यहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक लग रहा है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक लग रहा है, बट यहाँ स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स लिमिटिंग कंडीशन में आ गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट चूंकि P3 फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कहलाएगा डायनेमिक फ्रिक्शन। तो अगर हम फोर्स अगर हम डायग्राम प्लॉट करें, अगर हम इस डायग्राम को प्लॉट करें, एक सेकेंड, तो एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स, और वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब इस डायग्राम को हम प्लॉट करेंगे तो जब हमारा फोर्स जीरो है, यहाँ पे देखिए जब फोर्स जीरो है, अप्लाइड फोर्स, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो वैसे कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन भी जीरो लग रहा है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स का एक वैल्यू आएगा जो मैक्सिमम होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा, 0 1 2 3, ये वैल्यू जो है फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोलते हैं Fs मैक्स, या फिर F लिमिटिंग, फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू। और ये जो वैल्यू है इसको बोलेंगे हम लोग F के डायनेमिक फोर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ब्लॉक मूव कर रहा हो तो उसको मूव कराना आसान है, लेकिन रेस्ट से जो है ना, रेस्ट से आपको मूव कराना थोड़ा डिफिकल्ट है।
अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसको रेस्ट से मोशन में लाना डिफ़िकल्ट है, बजाय कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में और हम उसको मोशन में कंटिन्यू रखें। तो जो वेरिएशन 1 to 2 है वो क्या है, अनसर्टेन है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आपको 3 कंडीशन नज़र आ रही होगी। केस 1 में आप देख रहे होंगे कि अगर हमारा अप्लाइड फोर्स P जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, अगर लेस देन है Fs, ठीक है, मैक्सिमम, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, नो मोशन। केस 2 में देखिए, अगर P बराबर हो जाए Fs मैक्सिमम, तो हमारा मोशन जो है स्टार्ट हो जा रहा है, मोशन इम्पेंड्स। केस 3 देखिए, अगर हमारे पास P अप्लाइड फोर्स जो है ग्रेटर देन हो जाए Fs मैक्सिमम, तो हमारा क्या हो रहा है, बॉडी इज अंडर मोशन। जैसा कि ऊपर हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जहाँ से मोशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, वो क्या है, Fs मैक्सिमम और F लिमिटिंग, उसी को बोलते हैं। अगर उससे कम फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, उसके बराबर लगा दिया तो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, और उससे ज़्यादा लगा दिया तो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में चला जा रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग कंडीशंस आ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या देखा कि जो है नो रिलेटिव मोशन हो रहा है, नो रिलेटिव मोशन, या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ये कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या कोई उसमें रिलेटिव मोशन में नहीं हो। ऐसे में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये अपने वैल्यू को एडजस्ट करता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अपने आप एडजस्ट होता है और डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे। अप्लाइड फोर्स के वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होगा, बट इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, और उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। Fl और Fs मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है किसी पार्टिकुलर सरफेस के लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल का मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, डेट इज नोन एज म्यू एस। इस म्यू एस को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 भी हो रहा है जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और मैक्सिमम कहाँ हो जा रहा है, लिमिटिंग तक, मीन्स 0 to Fs लेस देन म्यू इंटू म्यू एस इंटू एन। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वेरिएशन है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई पार्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है, नो फार्मूला, इस चीज़ को ध्यान रखना है। म्यू एस इंटू एन हम कहीं भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारा क्या हो, लिमिटिंग कंडीशन हो, ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो।
ठीक है, वेयर एन इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब है, सपोज आपने किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट या ब्लॉक रख दिया है, इस ब्लॉक का वेट क्या है या मास कह लें m है, तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का बनाएंगे तो ब्लॉक का वेट कहाँ लगेगा, नीचे, W इज इक्वल टू mg। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये सरफेस क्या करेगा, इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल जनरेट करेगा और उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आप इस पे राइट हैंड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स P लगा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि मोशन की टेंडेंसी क्या होगी, इस साइड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो आई थिंक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई होगी। अगली क्लास में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमने देखा उसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इसकी बात करेंगे। ओके।